नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 12 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, जिसमें आपके लिए 151 प्रश्नों की जो महत्वपूर्ण श्रृंखला है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और इसी श्रृंखला के 10 से 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन मैं डेली आपके लिए इसी चैनल पर लेकर आऊँगा। और 10 से 11 वीडियो आएंगे। टोटल आपके लिए 151 क्वेश्चन होंगे। और आने वाली जो 20 तारीख है और 20 तारीख को मंडे को आपका प्री बोर्ड होने वाला है। आप प्री बोर्ड को अच्छे से देंगे और 20 तारीख को ही शाम को आपको इसी यूट्यूब चैनल पर पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इन्हीं 151 क्वेश्चनों में से ये आपका प्री बोर्ड होना है। तो चलिए, आज का जो अपना टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जो कि कक्षा 12 का आपका जो वर्तमान में 7वां टॉपिक है, वही मैंने उठाया है पहली किताब का। रोज़ाना 10 बजे एक वीडियो आपके लिए अपलोड करूँगा, तो इसके लिए आप सबको तैयार रहना है। आगे देखो, हम पढ़ेंगे आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 10 छोटे क्वेश्चन और 5 बड़े क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो छोटे क्वेश्चनों के अंदर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसका पहला क्वेश्चन चलो देखते हैं। भारत का एकमात्र मेला जिसमें आज भी विनिमय व्यवस्था जीवित है। तो अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तो इसका पहला क्वेश्चन आपको आसानी से हो जाएगा, क्योंकि पहले ही पेज पर दिया गया है कि विनिमय व्यवस्था है उसका भारत के अंदर एकमात्र मेला है वो गुवाहाटी असम के अंदर। गुवाहाटी से 35 किलोमीटर दूर एक स्थान है जागी रोड, जहाँ पर ये मेला लगता है। तो जागी रोड में लगने वाले इस मेले का नाम क्या है? जोनबिल मेला। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन के अंदर लिखा है सैलरी शब्द किस भाषा का है। तो इसके साथ साथ में देखो, छोटा क्वेश्चन है किस भाषा का है, ये क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता है कि लैटिन भाषा का है। लेकिन इसके साथ में मैंने आपको ये भी बताने की कोशिश की है कि इसका अर्थ क्या है। तो सैलरी शब्द लैटिन भाषा के सेलेरियम शब्द से बना है। कौन सी भाषा? लैटिन भाषा। शब्द कौन सा? सेलेरियम, जिसका अर्थ क्या है? नमक द्वारा भुगतान करना। तो सैलरी शब्द का अर्थ हो गया नमक के द्वारा भुगतान करना। तो इससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, वो दोनों तीनों आपको इस प्रकार से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है डंप करना क्या है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, आपको समझना भी चाहिए और आपको समझ में आया भी होगा। लागत की दृष्टि से नहीं वरन भिन्न भिन्न कारणों से अलग अलग कीमत की वस्तु को दो देशों में विक्रय करने की जो प्रथा होती है उसे डंप करना कहते हैं। अब समझ में नहीं आया तो देखो, लागत की दृष्टि नहीं, यानी कि इसमें कितना हमने पैसा इन्वेस्ट किया है वो महत्वपूर्ण नहीं है। इससे अन्य कारण होते हैं, जैसे एक तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपना प्रभुत्व स्थापित करना, या फिर जैसे किसी कोरोना जैसे काल आया था उसमें एक दूसरे देशों ने दूसरे की सहायता की थी दवाई के रूप में, या फिर कोई युद्ध हो जाता है वहाँ पर अनेक प्रकार की वस्तुएं, या फिर ये होता है कि प्रतिस्पर्धा के अंदर सस्ते में आप वस्तुओं को दूसरे विदेशों के अंदर, दूसरे देशों के अंदर आप विक्रय करते हैं। तो इसको आप आसानी से समझेंगे और साथ में ये परिभाषा एज इट इज आपको याद रखनी है कि लागत की दृष्टि से नहीं वरन भिन्न भिन्न कारणों से अलग अलग कीमत की वस्तु को दो देशों में विक्रय करने की प्रथा डंप करना कहलाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राचीन समय में व्यापार स्थानीय बाजारों तक ही सीमित क्यों था। तो इसको आसानी से समझो कि प्राचीन समय में पहली बात तो परिवहन की जो सुविधा है वो अच्छी नहीं थी, इसीलिए दूरी के जो लंबी दूरियों के व्यापार था वो संभव नहीं था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का एकदम सटीक सा आंसर ये है, आपकी किताब में दिया हुआ भी है। प्राचीन समय में लंबी दूरियों तक वस्तुओं का परिवहन जोखिमपूर्ण था और इसी कारण जो व्यापार है वो स्थानीय बाजारों तक ही, एक देश के भीतर ही या फिर कम दूरी वाले जो स्थान हैं वहीं तक ये सीमित था। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किन किन सिद्धांतों
या तत्वों पर आधारित है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो किन सिद्धांतों या तत्वों पर आधारित है, ये प्रश्न आपसे जब भी पूछा जाए, आपको ध्यान में रखना है कि वस्तु और सेवाएं हैं उनका तुलनात्मक लाभ, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पहला पॉइंट है लाभ। परिपूर्णता, यानी कि अपने आप में वो जो वस्तु या सेवा आप उपलब्ध करवा रहे हो वो परिपूर्ण होनी चाहिए। हस्तांतरणता, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप भेज रहे हो तो आसानी होनी चाहिए, उस पर कम से कम टैक्स वगैरह लग रहा है। तो आपका जो व्यापार है वो इन सिद्धांतों के आधार पर आसानी से हो पाएगा। कहने का मतलब है व्यापार किन सिद्धांतों पर आधारित है, इसमें से आपको याद रखना है तुलनात्मक लाभ, परिपूर्णता और हस्तांतरणता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार कौन कौन से हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार हैं राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता, यानी एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में संसाधनों में भिन्नता के कारण हम व्यापार करते हैं। दूसरा जनसंख्या कारक, जनसंख्या भी प्रभावित करती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को। परिवहन प्रभावित करेगा। आर्थिक विकास की प्रावस्था, यानी कि एक इस देश के दूसरी देश की तुलना में अगर आर्थिक व्यवस्था अच्छी है बुरी है, वो भी किसको प्रभावित करती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को। विदेशी निवेश की सीमा, यानी एक देश है वो दूसरे देश में या फिर दूसरे देशों से हमें कितना इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, उसके आधार पर भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो प्रभावित होता है। ये मुख्य आधार हैं इसके। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां। तो सातवां क्वेश्चन है मुक्त व्यापार या व्यापार उदारीकरण से क्या आशय। यहाँ से आपका 1 नंबर वाला क्वेश्चन भी आ सकता है और 1.5 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो मुक्त व्यापार किसे कहते हैं, व्यापार हेतु अर्थव्यवस्थाओं को खोलने का कार्य मुक्त व्यापार या उदारीकरण कहलाता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसके अंदर अर्थव्यवस्थाओं को खोलने का मतलब क्या हुआ, जो व्यापारिक अवरोध हैं जैसे कि सीमा शुल्क है, इनको अगर आपने कम कर दिया तो आप क्या कहेंगे, इसे मुक्त व्यापार या व्यापारिक उदारीकरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मार्ग पतन। देखो इसके अंदर एक क्वेश्चन मैंने आगे बड़ा क्वेश्चन भी दिया है कि जो आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसका प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो प्रवेश द्वार पतनों कहते हैं। यहाँ से छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो मार्ग पतन या विश्राम पतन के 2 उदाहरण दीजिए। तो पहला उदाहरण तो हो गया होनोलुलु, दूसरा है यहाँ पर सिंगापुर। ये दोनों क्या है, मार्ग पतन। जैसे आप भारत से अमेरिका जा रहे हैं तो इसके बीच में अगर आपके जहाज़ को विश्राम देना है तो जो पतन बना है विश्राम के लिए वो क्या कहलाएगा, मार्ग पतन या विश्राम पतन। इसी प्रकार ये जो आपके पतनों के प्रकार हैं वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। एक प्रकार मैंने यहाँ पर आपके बड़े क्वेश्चनों में शामिल भी किया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दुनिया के मुख्य प्रवेश द्वार क्या होते हैं, ये अगला क्वेश्चन आ गया ना। तो ये होता है पतन या पोताश्रय। अगला देखो, गेट GATT का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है प्रशुल्क एवं व्यापार सामान्य समझौता, यानी जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है। अब देखो ये 10% तो हो गए छोटे आपके लिए। अब आपको मैं 5-6 क्वेश्चन, आपको बड़े क्वेश्चन जो आपके 3 नंबर 2 नंबर के आने वाले हैं उनसे संबंधित मैं आपको करवाने वाला हूँ। अभी तक आपका एग्ज़ाम पैटर्न है वो जारी नहीं हुआ, इसी महीने के अंदर आपको एग्ज़ाम पैटर्न जारी हो जाएगा और इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बड़ा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि स्पष्ट कीजिए पतन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवास द्वार कैसे होते हैं। आपने छोटे क्वेश्चन में पढ़ा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवास द्वार किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं पतन को, लेकिन अब स्पष्ट करना है कि क्यों कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। पतन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दुनिया के प्रमुख प्रवेश द्वार होते हैं और समुद्री मार्ग भारी एवं अधिक मात्रा में माल की ढुलाई सबसे सस्ते साधन होते हैं। आपने पढ़ा होगा इसी पाठ के अंदर कि सबसे जो सस्ता परिवहन के अंदर भी पढ़ा होगा, सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन सा होता है, तो वो होता है जल परिवहन। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 95%, लगभग 95% जो व्यापार होता है परिवहन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वो भी जल परिवहन के द्वारा होता है। पतन सागरीय तट पर वह स्थान है जहां दूसरे देश से आयात किए गए माल को उतारा जाता है।
और देश से उत्पादित माल को दूसरे देशों में भेजा जाता है। इस प्रकार पतन प्रवेश एवं विकास निकास बिंदु है, यानी कि दूसरे देशों से सामान आता है तो किसके द्वारा आएगा? पतन के द्वारा। दूसरे देशों में भेजेंगे तो किसके द्वारा? पतन के द्वारा। तो एक पतन द्वारा निपटाया गया 9 भार उसके पृष्ठीय प्रदेश का विकास का सूचकांक है। यानी एक पतन से आप कितना माल भेज रहे हैं और वापस मंगवा रहे हैं, यानी आयात और निर्यात, वो किसका सूचक है? उस पृष्ठीय प्रदेश यानी कि उस पतन से लगने वाले जो क्षेत्र हैं उनके विकास का सूचक होता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखो, बड़े प्रश्नों में निपटाए गए 9 भार के आधार पर पतनों के वर्गीकरण करना है। तो एक तो निपटाए गए भार के आधार पर, एक कार्यों के आधार पर आप इसका पतन का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो दोनों प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। तो पहला है निपटाए गए 9 भार के आधार पर औद्योगिक पतन। तो इस श्रेणी में थोक 9 भार यानी बड़े स्तर पर आप जैसे अनाज है, चीनी है, तेल, ये अगर दूसरे देशों में भेज रहे हैं या मंगवा रहे हैं तो इस कार्य को संपादित करने वाले जो पतन हैं, बड़े थोक व्यापार को आपके संपादित करने वाले जो पतन हैं उनको आप औद्योगिक पतन कहेंगे। दूसरा है वाणिज्यिक पतन यानी व्यापारिक पतन। तो इस श्रेणी में पतन सामान्य सहकेंद्रित उत्पादों, विनिर्मित वस्तुओं का निपटान करते हैं। यानी कि देखो इसमें तो ये विनिर्मित नहीं है, ये कच्चा माल है, इसका आपको उद्योगों के लिए दूसरे देशों में सामान भेजा और मंगवाया जाता है। इसमें तैयार माल है, वाणिज्यिक या व्यापारिक में इसमें तैयार माल होता है जिसको एक देश में दूसरे देश में भेजा और मंगवाया जाता है। साथ ही यह पतन यात्री परिवहन की भी व्यवस्था उपलब्ध करवाता है। कौन सा? वाणिज्यिक पतन। अगला है विस्तृत पतन। इस श्रेणी में बड़े परिणाम में सामान्य 9 बार का थोक स्तर संपादित करते हैं, यानी कि बहुत बड़े। विस्तृत का मतलब तो वैसे भी समझ में आ रहा है, बड़े पतन होते हैं उनको कहते हैं। और विश्व के अधिकांश जो प्रमुख पतन है इसी श्रेणी में आते हैं, जैसे कि भारत में 12-13 लगभग आपके जो बड़े पतन हैं वो विस्तृत पतन की श्रेणी में ही आते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान में रखने हैं दोनों प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक देश से दूसरे देश बीच में करते क्यों हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विशिष्टीकरण का परिणाम। ये छोटा क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है। विशिष्टीकरण का मतलब क्या है? अलग कोई ना कोई यूनिक इनकी विशेषता होती है। छोटा क्वेश्चन आपको ध्यान में ये रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में यहाँ पर रिक्त स्थान आता है का परिणाम है। तो 1 नंबर वाला प्रश्न यहाँ से बन सकता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो यह विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को लाभान्वित करता है, यानी कि एक दूसरे देश के लिए लाभदायक होता है। यदि विभिन्न राष्ट्र वस्तुओं के उत्पादन या सेवाओं की उपलब्धता में श्रम विभाजन विशिष्टीकरण का प्रयोग में लाएं, यानी कि अगर एक दूसरे के श्रम का विभाजन है उसको उपयोग में लाएं, और अलग अलग विशेषताएं हैं, दूसरे देश के पास अलग यूनिक विशेषताएं, हमारे पास अलग है, उनको मिलाकर अगर आप प्रयोग में लेते हैं तो ये लाभदायक है। हर प्रकार का विशिष्टीकरण व्यापार को जन्म देता है, यानी कि अलग प्रकार की जो विशेषता है वो अलग तरीके के व्यापार को जन्म देता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वस्तुओं और सेवाओं का तुलनात्मक लाभ, परिपूर्णता और हस्तांतरणता के सिद्धांतों पर आधारित है। तो ये सिद्धांत मैंने पहले ही बता दिया है। और सिद्धांततः यह व्यापारिक भागीदारी को समान रूप से लाभदायक होना चाहिए, यानी कि अगर दोनों देशों के लिए लाभदायक है तब भी ये व्यापार अस्तित्व में होता है। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों है? क्योंकि एक तो इसकी अलग यूनिक विशेषता होती है, अर्थव्यवस्थाओं के लिए लाभान्वित होता है जब उत्पादन और सेवा है उसमें कोई ना कोई विशेषता हो और श्रम के लिए विभाजित हो, और तुलनात्मक रूप से ये लाभ, परिपूर्णता और हस्तांतरण के सिद्धांतों पर आधारित है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन लिखना है, और क्वेश्चन क्या लिखना है कि रेशम मार्ग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर जो प्रारंभिक या प्राचीन आपका व्यापार है उसका एक उदाहरण देना है आपको। तो उदाहरण देंगे रेशम मार्ग के आधार पर। रेशम मार्ग इम्पोर्टेंट है, छोटा क्वेश्चन और बड़ा थोड़ा लेवल का क्वेश्चन दोनों के लिए। तो रेशम मार्ग लंबी दूरियों के व्यापार का एक प्रारंभिक या आरंभिक उदाहरण है, और इसकी लंबाई लगभग 6000 किलोमीटर है, जो कि रोम
जो मार्ग है वो रोम को चीन से जोड़ने का कार्य करता है। तो यहाँ से छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि रेशम मार्ग किन दो स्थानों को जोड़ता है, तो रोम और चीन को जोड़ने का कार्य करता है। व्यापारी भारत से पर्सिया और ईरान, मध्य एशिया के मध्यवर्ती स्थानों में से चीन में बने रेशम और रोम की ऊन, बहुमूल्य धातुओं, अन्य महंगी वस्तुओं का परिवहन है वो रेशम मार्ग के द्वारा करते थे। तो आपको यहाँ से छोटा क्वेश्चन ये भी ध्यान में रखना है कि जो रेशम मार्ग है उसके द्वारा प्राचीन समय में किन वस्तुओं का आदान प्रदान या व्यापार किया जाता था। तो चीन में बनी रेशम, रोम की ऊन, बहुमूल्य धातु, इस प्रकार आपको इनको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन से संबंधित। तो विश्व व्यापार की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी, और इसके साथ में इसके उद्देश्य या कार्य भी आपको इसी प्रश्न में ध्यान में रखने हैं। प्रश्न लिखो तो एक ही प्रश्न लिखना कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस उद्देश्य से की गई, कब की गई थी और इसके कार्य क्या हैं। ठीक है, तो विश्व व्यापार की जो स्थापना है 1994 के अंदर एक जनरल एग्रीमेंट हुआ था। GATT, आपने फुल फॉर्म पीछे पढ़ी थी, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इसी के अंदर जो सदस्य राष्ट्र हैं उन्होंने मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार, मुक्त व्यापार भी आपने पीछे पढ़ लिया है, तो इसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक संस्था का निर्माण किया और जनवरी 1995 में गेट के स्थान पर विश्व व्यापार संगठन का नाम दे दिया गया। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो 1995, जनवरी 1995। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये है स्विट्जरलैंड, जिनेवा के अंदर। जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। यहाँ पर किसका संगठन है, किसका मुख्यालय है, WTO का आपका मुख्यालय है। इसके बाद में देखो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय तो हो गया। इसके बाद में देखो 2016 में इसके सदस्य देश कितने थे, 164, और इसके संस्थापक देशों में, छोटा क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है कि विश्व व्यापार संगठन के एक संस्थापक देश का नाम लिखो, तो वो भारत है, यानी कि इसमें शामिल था, अकेला भारत ने नहीं किया है। ठीक है, अब कार्य देख लेते हैं। तो यह व्यापार समूह है, सभी सदस्य देशों के बीच आपसी कोई भी विवाद हो जाता है किसी संबंधित, व्यापार से संबंधित, तो उससे निपटाता है। दूसरा, सभी व्यापारी संबंध नियम निर्धारित करता है, व्यापार से संबंधित कौन, WTO। और इसके बाद में इसका कार्य आता है कि यह समूह व्यापारिक क्रियाओं को वैश्विक स्तर पर आदान प्रदान करने का कार्य करता है, यानी कि विश्व के स्तर पर जो आप व्यापार करते हैं उसी में सहायता कौन करता है, WTO करता है। तो WTO की स्थापना, मुख्यालय और इसके उद्देश्य, इसका कार्य, आपको चारों चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए। तो आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे इसी तरीके से वीडियो चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप इसी तरीके से और वीडियो का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको भी दबा कर रखें। ठीक है, तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि 150 क्वेश्चनों की अपनी जो श्रृंखला है वो चलेगी, और इन 150 क्वेश्चनों 151 क्वेश्चनों की श्रृंखला चलेगी। 10-15 वीडियो करके मैं डेली लेकर आऊँगा, और लास्ट में एक प्री बोर्ड लिया जाएगा, और प्री बोर्ड के अंदर इसी 151 क्वेश्चनों में से आपको प्रश्न दूंगा और उसका सॉल्यूशन इसी वीडियो के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, डेली 10 बजे आपको तैयार रहना है। थैंक यू।